मैं हूं अनुराग मिश्रा और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है NRAA के फॉर्मर CEO और DFI एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक दिलवाई। उनका स्वागत है सर। पहला सवाल आपसे आय को दुगना करने के लिए डबल करने के लिए आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो पहला सवाल है कि हमको दो चीज़ चाहिए होती है, और दूसरा ये उनको मार्केट सरकार के इस बारे में क्या प्रयास इसके बारे में बताया, और जो ये दुगना करने की बात की आपने अपनी कमेटी में रिपोर्ट दी है वो कहाँ तक पहुँची और कितना उसका असर है? धन्यवाद। ये जो DFI कैपिटल फार्मर्स इनकम माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन सेवा आधार पर हमने जो रिकमेंडेशन सरकार को दिए थे लगभग वो इम्प्लीमेंट हुआ है, और जो 7 सूत्री हमने सजेस्ट किया था उसमें जैसे आपने कहा मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट। मार्केटिंग हमारे देश में या जहाँ भी वो किसान दो तरीके से होता है, दोनों इम्पोर्टेंट। एक है जो ओपन मार्केट सिस्टम है उसको रिफॉर्म करें ताकि किसानों को अच्छा एक रिलेटिव प्राइस मिल सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है, मानसून पर निर्भर होता है या हार्वेस्टिंग के बाद मार्केट के ऊपर निर्भर होता है। तो इसलिए ये एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट दोनों इम्पोर्टेंट। तो सरकार ने क्या किया, 2018 में एमएसपी में सुधार लाया। जो पहले कोई मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन नहीं था, अब सरकार ने क्या किया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ मिनिमम 50% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या हुआ, एकदम एमएसपी चढ़ गया, और पर्टिकुलरली जो क्रॉप में कम मिलता था जैसे मिलेट्स या पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, इनको ज़्यादा लाभ, तो एमएसपी से क्या हुआ, अब मार्केट प्राइस भी थोड़ा उछलना शुरू हो गया। इसके साथ साथ सरकार का ये मार्केट रिफॉर्म पर ध्यान था, जैसे एपीएमसी सुधार लाया। हमने मॉडल एपीएमसी एक्ट राज्य सरकारों के साथ शेयर किया था, उसके आधार पर बहुत राज्य सरकारों ने अमेंडमेंट भी कर दिया, और इनैम जो था इलेक्ट्रॉनिक मार्केट था कि एक एपीएमसी दूसरे एपीएमसी से जुड़े। जब ज़्यादा एपीएमसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक हो जाते हैं तो किसान को जो पहले जो झपटे थे लोग तो कमीशन एजेंट्स हो या ट्रेडर्स, क्योंकि अब एक एपीएमसी को दूसरे एपीएमसी के ट्रेडर यूज कर और कैसे, तो इससे अब तक हमारे देश में 1000 मार्केट को इंटीग्रेट किया गया है, और ये अब तो रिसेंटली बजट में भी अब सुना होगा कि और 1000 मार्केट को इंटीग्रेट किया गया है। तो कहने का इतना ही है कि दोनों साइड से मार्केट के रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट में सुधार दोनों पर काम हुआ है। 2016-17 एक पल्सेस और ऑयल सीड्स पर भी प्रोक्योरमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा तो इससे क्या होता है, किसानों को एक गारंटी मिलता है कि मेरा फसल को अगर प्राइस कम होगा तो करेंगे। तो आप देखेंगे पिछले 7-8 साल का आंकड़े देखेंगे तो प्रोक्योरमेंट हुआ है पल्सेस का भी ज़्यादा और ऑयल सीड्स भी हुआ है। यही एक कारण है कि 2016 से 2023-24 का आंकड़ा है, हमारा पल्स में उत्पादन बहुत हो गया। पहले कितना था, 2016 में 16.6 मिलियन टन था, अब वो 27 मिलियन तक पहुँच गया, 10 मिलियन तक बढ़ गया। और वर्तमान देश के लिए उसी तरीके से अब इस साल ये ऑयल सीड का एरिया भी बढ़ गया। ऑयल सीड का प्रोडक्शन 42 मिलियन हो गया, जो पहले तो आप जैसे कहा मार्केटिंग बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट, मगर मार्केट के साथ साथ ये हमारा लॉजिस्टिक्स जो है उतना ही बहुत है, जैसे स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो,
बहुत सारे स्कीम्स को सरकार ने शुरू किया है और प्रोसेसिंग पर भी उतना ही किया गया है। तो लगभग ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जैसे हमने रिकमेंड किया था DFI में, उस पर काम हो रहा है। तो ये तो कंटिन्यूस होगा, ये नहीं कि 2022 कंप्लीट हो गया, नहीं। ये तो हम कहते हैं अब इनकम ओरिएंटेड एग्रीकल्चर तो वो चल रहा है, होता है। सर इसमें एक बात होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर और दो बातें फसलों को लेकर। सर क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे खराब हो जाती है और थोड़ी सी सही प्रक्रिया ना होने से किसानों की मुश्किल, टमाटर की बात करें तो कई बार फेंकना पड़ता है। अभी लहसुन का मामला आया कि बड़ी मात्रा में लहसुन उगाए गए कुछ समय पहले हमारे, ऐसे में उनको एम्पावर करने के लिए, उनको जानकारी समृद्ध करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्लाइमेट चेंज तो अब तो पूरा दुनिया पकड़ में, क्लाइमेट चेंज पकड़ में है। तो इससे विशेषकर हमारे जो एलपीजी गैस है और साथ साथ हमारे छोटे किसान हैं उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है नेगेटिव। और हमारा तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव और नेगेटिव होता है। तो इसके लिए जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स चाहिए उसको किया जा रहा है। ड्रॉट प्रूफिंग है, वाटरशेड डेवलपमेंट है और ICAR और राष्ट्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज को रिलीज किया जा रहा है। ये जो वाटरशेड गाइडलाइंस की बहुत इम्पोर्टेंट है देश में, हमने वाटरशेड गाइडलाइंस को सरकार ने अमेंड करके न्यू जनरेशन वाटरशेड गाइडलाइंस को रख किया। तो वो गाइडलाइंस को लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही दिया गया। तो रेलवे अथॉरिटी की तरफ से वो न्यू गाइडलाइन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया। अब तो पूरा देश में और न्यू वाटरशेड गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो रहा है। ड्राउट प्रूफिंग के लिए जो पहले आइडेंटिफाई किया गया था 150 डिस्ट्रिक्ट को वनरेबल डिस्ट्रिक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया गया। अब तो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 167 हो गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्लानिंग करके ड्राउट प्रूफिंग चल रहा है। और एक हमारा सरकार का एक स्कीम है NMS है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो NMS के एक है एलिफेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो अब वो काम भी नारा को दिया गया है, तो ताकि नारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऐसे इसको ठीक तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करना शुरू किया गया। तो लगभग आप जैसे मैंने कहा बहुत सारे स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी है, जिनकी क्लाइमेट रेजिलियंस में खाली क्रॉप्स नहीं होता है, क्रॉप चाहिए, हॉर्टिकल्चर चाहिए, लाइफ स्टॉक चाहिए, सब मिलकर ही हम क्लाइमेट रेजिलियंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक सरकार ने डील कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट में डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि फोरकास्टिंग बेस्ट का हो, इसका हो, प्राइस का हो, अगर वो नजर कर फोरकास्ट करके हमने किसानों के साथ ठीक टाइम पर अगर डेटा शेयर करेंगे तो वो भी तैयार होंगे। अगर बारिश होगा या नहीं होगा, या पेस्ट अटैक हो सकता है या डिसीज हो सकता है, तो क्या उसके लिए प्रबंध करना चाहिए। तो अगर एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलेगा तो किसान भी तैयार हो सकता है। जो अब प्राइस करके फोरकास्टिंग शुरू किया गया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो बिल्ड हुआ है, तो किसानों को रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन मिले, तो वो भी एक क्लाइमेट चेंज में आ रहा है। उसी तरीके से अब ये जो आपने कहा प्राइस फोरकास्टिंग हो रहा है, तो प्राइस फोरकास्टिंग हो, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग हो, और साथ में ICAR वैराइटीज को लैंड कर रहे हैं। तो ये सब मैं मान रहा हूँ किसानों को ये ठीक हो जाएगा। मगर हमको तो हर समय प्रयास करना पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज होता ही जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, रेनफॉल जो है तो पहले 90 दिन में होता था, अब तो 60 दिन में चक्री बदलता जाए, तो क्रॉपिंग पैटर्न को ठीक करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाना पड़ेगा, इस पर सब काम। सर एक सवाल के साथ टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को समृद्ध किया जाना है। जैसे AI की भूमिका मतलब दुनिया में मानी जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से क्या बदलेगा खेती की बदलाव आएगा? कई तरह के स्टार्टअप्स भी बाजार में आ चुके हैं और एडी स्टार्टअप्स का बहुत बड़ी संख्या है, बड़े नंबर से
वो कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे इस किसानों के लिहाज से, कीमतों को बढ़ाने के लिहाज से। और मार्केटिंग चैनल्स की अगर बात करें तो मार्केटिंग चैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें कितने स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, सेंसर्स है, ये सब का उपयोग होते हैं। मान लीजिए किसान को खेती को पानी पहुँचाना है, लगभग घंटे क्या होता है, ठीक इलेक्ट्रिसिटी में तो रात में आ जाता है, तो किसान को रात में चलना, तब ये जो रोबोटिक्स सेंसर्स इसको इस्तेमाल करके वो रेडिएशन पंप के साथ जुड़ने से और स्मार्ट मोबाइल फोन में तो जब आएगा इलेक्ट्रिसिटी हम घर में बैठ कर ही इसको ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा है, पहले किसान को तकलीफ उठाने लगता है। सेकंड क्या होता है, पहले तो पानी वो छोड़ देते थे, अब तो जब हम काम कंप्लीट हो गया घर में ही बंद कर सकते, तो पानी का भी थोड़ा किसानों को टाइम बच गया। ये जो उदाहरण है, अब मान लीजिए पॉली हाउस, सब कह रहे हैं कि आजकल हॉर्टिकल्चर के लिए कंट्रोल एटमॉस्फेरिक सिस्टम चाहिए, जैसे पॉली हाउस। पॉली का मतलब क्या है, उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसको कंट्रोल करना है। अगर आपका जो दरवाजा है आप बार बार खुलते जाए तो एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सेंसर आ रहा है, आप अंदर जाए तो वहाँ बैठ कर ही आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिया, ड्रोन का उदाहरण। तो इससे क्या होगा, ये जो ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सही तरीके से हम यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर डिसीजन एग्रीकल्चर बनेगा कि कितना पानी देना चाहिए, प्रेडिक्ट सिस्टम मानेंगे, बहुत पानी खर्च होता है। अगर माइक्रो इरिगेशन आपने डाला 25-30% यूटिलाइज करेंगे और उसके माइक्रो इरिगेशन के साथ आपने सेंसर जोड़ दिया और कम होगा, साथ साथ आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर, डेयरी, लाइवस्टॉक और कृषि, हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारा ये फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री को कृषि। अब तो हमको एसेस करना पड़ेगा ना, लॉस असेसमेंट खुद इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी यूज करके हम लॉस असेसमेंट टेक्नोलॉजी यूज करके जो सैंपल साइज को हम कम कर सकते हैं, तो बहुत सारे सैंपल देना पड़ेगा और इतना खर्च हो चुकी है। अगर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है तो हमको पता चलेगा कहाँ करना चाहिए। तो प्राइस में सब मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्स को एफिशिएंट हो चाहिए, हर उसकी कब करना है। और फोरकास्टिंग जो मैंने कहा, प्राइस फोरकास्टिंग चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस्ट फोरकास्टिंग, डिसीज फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। तो हमको सोचना पड़ेगा कैसे, विशेषकर जो छोटे किसान हैं, लोगों को इकट्ठा करके ये टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये सरकार जो शहरी की बात करते हैं और एफपीओस की बात करें, एफपीओस का मतलब है कि नया को बढ़ावा दिया जाए, सरकार को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया गया है। एफसीआई को भी अगर मार्केट को हो रहा है कि इस माध्यम से जो खाद्य पदार्थ को स्ट्रॉन्ग करें, तो उन दोनों के बारे में सरकार को आगे क्या रणनीति है इसके बारे में। जैसे आप जानते हैं कि फार्मर पीसेस ऑर्गेनाइजेशन हम पिछले लगभग 15 साल से कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार 2011 में और वही गाइडेंस को फॉलो करते आ रहे हैं। जो अनुभव हमारा कि किसानों को और सपोर्ट देना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इसलिए 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत को अपनाया गया, उस समय नया गाइडेंस को दिया गया। नया गाइडेंस में जो फार्मर्स पीसेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा सपोर्ट देने का एक प्रोविजन किया गया। उदाहरण, उनको हर नेट पर लेने के लिए पैसा दिया जाएगा किसान के लिए,
एक CEO अपॉइंट करने के लिए उनका सैलरी दिया जाएगा और उनके लिए जो कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब उनको दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सुधार आता है और उस समय एक टारगेट फिक्स किया गया था कि 2026 तक हम 10,000 व्यक्तियों को स्थापित करेंगे और उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी और CBPO सबको नियुक्त किया गया है। तो इससे जो पुराने जो थे FPO उनमें भी सुधार लाने का था और उसके साथ साथ नया स्कूल करना। और ये 3 साल का अनुभव जो हुआ है, सरकार ने और गाइडलाइंस में सुधार लाया है ताकि जितना आपको इंफॉर्मेशन मिला है उसको सुधार किया है। तो ये जो पावर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में जो 130 मिलियन या 12 करोड़ किसान हैं उनमें लगभग 90% छोटे किसान है, स्मॉल मार्केट फार्म। जब किसान जो खेत कम हो जाता है तब अब तो फायदा थोड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमको मोबिलाइज करना पड़ेगा ताकि वो सब मिलजुल कर इनपुट खरीदेंगे और आउटपुट भी इससे करें। जब एक होकर खरीदेंगे बाजार से इनपुट हो या अपना खुद का माल बेचने का, तब क्या होगा, स्केल को दुकान में आएगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है। तो इसलिए किसानों को लाभ हो जाएगा। तो ये जो है हमारे देश में इसको एक नियम ही बनाना पड़ेगा क्योंकि जितना हमारा आबादी है और जितना हमारे क्षेत्र हैं तो देखते हुए अब भविष्य में एक नॉर्म हो जाए, हर किसान को एक का मेंबर होना ही पड़ेगा। अब खुद देखेंगे कि बोले से फायदा होगा तो जरूर करेंगे। और ये जो आपने FSA से ये उनका काम हो चुका है। अब तक क्या होता था, हम क्वांटिटी प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। अब तो कुछ कमोडिटीज ऐसे जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है। जहाँ ज़्यादा हो रहा है अगर सेल नहीं कर पाएंगे पैसे तो सेल कहाँ कर सकते हैं, हमारे देश में कर सकते हैं, देश के बाहर भी कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट अगर करना है क्वालिटी कुछ इम्पोर्टेंट क्योंकि उनका स्टैंडर्ड होता है, इस देश को बेच देगा, उनका खुद का स्टैंडर्ड होता है। अगर उस स्टैंडर्ड के अनुसार हमारा क्वालिटी नहीं है तो नहीं करेंगे। तो अब किसानों को ये अब सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप तो प्रोडक्शन करेंगे उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार करिए। यूरोप को भेजना है, लेकर रहना करना है, मलेशिया को भेजना है, कैसा रहना चाहिए, अमेरिका भेजने तो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो अब FSA है, उनका काम है कि पैकेज सपोर्ट करना है, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है उसका। तो लेबलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब वो ये सब करेंगे, किस प्रदेश से ये सामान है, किस देश से आए, तो ट्रैक एंड ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट। तो FSA से है, उसके साथ में डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन जिनका काम है लूज कमोडिटीज का क्वालिटी मेंटेन करना क्योंकि वो स्टैंडर्ड देते हैं। तो दोनों को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप करना पड़ेगा और बार बार इन्फोर्स मतलब इंस्पेक्शन सैंपल लेना है और टेस्ट करके और मतलब पेनल्टी लगाना है, पेनल्टी लगाएगा, मगर मोर इम्पोर्टेंट ये है कि किसान को सिखाए क्वालिटी आप देंगे तो आपको और ज़्यादा रेट। तो अब मैं समझता हूँ कि देश में स्थिति पर हम नेक्स्ट फेज में क्वालिटी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उपभोक्ता उनको भी क्वालिटी प्रोड्यूस देना है कि हम देश में उनके लिए डेमोक्रेटिक डिविडेंड युवक जो है उनको सेहत ठीक रहेगा तभी उसको हम सकी रहेगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं शिक्षण और इससे तो FPO PMI सबका काम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।